आज हम पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत तत्वों की चक्रीकरण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से जितने भी आवश्यक तत्व हैं ये सभी तत्व वातावरण से ही पादप या जीव प्राप्त करते हैं और इन पदार्थों का चक्रण जीवों में जैव घटक और अजैव घटक के रूप में पूर्ण होता है। तो इसके अंतर्गत विभिन्न गैसीय चक्र होते हैं और तलछटी चक्र होते हैं। गैसीय चक्र से मतलब है कि जिसमें गैस के रूप में तत्व पाए जाते हैं जिनका उपयोग जीव अपने आसपास के वातावरण से गैसों के रूप में प्राप्त करते हैं। उसी तरह जो तलछटी चक्र के अंतर्गत ऐसे तत्व आते हैं जो भूमि में पाए जाते हैं, चट्टानों में पाए जाते हैं, जिनसे पौधे अवशोषित करके जीवों तक पहुंचाते हैं। तो इसके अंतर्गत कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये चक्रों के बारे में अभी अध्ययन किए हैं। अब आते हैं हम इसमें नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र जो कि प्रकृति में सबसे अधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, लेकिन इसका पौधे सीधे डायरेक्ट उपयोग नहीं करते। इसका उपयोग ये जीवाणु के माध्यम से जो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा नाइट्राइट में बदलते हैं। तो इसमें विभिन्न जो नाइट्रोजन यौगिक हैं, ये नाइट्रोजन पदार्थ प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं और प्रोटीन पौधों के द्वारा निर्मित प्रोटीन फिर जीवों में जाते हैं, जंतुओं में पहुंचते हैं और इस तरह से जंतुओं से फिर से जब इनकी मृत्यु होती है तो ये वातावरण में पहुंचते हैं। तो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ये भूमि में पहुंचते हैं और भूमि से फिर पादपों में और पादप से फिर जंतुओं में पहुंचता है। तो इसमें नाइट्रोजन चक्र वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस के रूप में मुख्य रूप से उपस्थित होता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस के रूप में उपस्थित होता है। इस नाइट्रोजन का उपयोग जीवाणुओं के द्वारा विनाइट्रीकरण की क्रिया के द्वारा विनाइट्रीकरण की क्रिया के द्वारा ये भूमि में पहुंचते हैं। इसी तरह नाइट्रोजन जो कि जैविक जीवों के द्वारा स्थिरीकरण के माध्यम से जैविक स्थिरीकरण जीवों के द्वारा सूक्ष्म जीवों के द्वारा जैविक स्थिरीकरण के द्वारा भूमि में पहुंचते हैं। और इसी तरह नाइट्रोजन जो कि तड़ित चालक और बिजली के द्वारा भी नाइट्रोजन वायु में पहुंचता है। तड़ित प्रकाश, तड़ित बिजली के माध्यम से तड़ित बिजली के द्वारा भी भूमि पर पहुंचते हैं। इस भूमि से ये भूमि में जो उपस्थित नाइट्रोजन है ये अमोनिया के रूप में होता है। ये अमोनिया जीवाणु के माध्यम से ये विभिन्न यौगिकों में परिवर्तित होते हैं नाइट्राइट के रूप में। नाइट्राइट फिर जीवाणु के द्वारा ही ये नाइट्रेट में बदलता है। नाइट्रेट में ये नाइट्रेट का अवशोषण पेड़ पौधों के द्वारा ये अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो इस तरह से वायुमंडल में नाइट्रोजन पादपों तक पहुंचता है। वायुमंडल का नाइट्रोजन विनाइट्रीकरण के माध्यम से जैव स्थिरीकरण के द्वारा पौधों में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। पौधों में भी कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो जैव स्थिरीकरण के द्वारा पादपों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं।
जब इनकी मृत्यु होती है तो ये पादप से जंतुओं की ओर स्थानांतरित होते हैं, पादपों से भोजन लेकर जंतुओं में पहुंचता है, जंतुओं से जब इनकी मृत्यु होती है तो ये पुनः भूमि पर वापस नाइट्रेट आ जाते हैं। प्रत्येक जीवों की मृत्यु से, पादपों की मृत्यु से ये पुनः भूमि पर वापस आ जाते हैं। तो वायुमंडल में जो उपस्थित नाइट्रोजन है, जैव स्थिरीकरण के द्वारा भूमि में नाइट्रोजन के रूप में स्थिरीकरण करते हैं, एक तो भूमि में आते हैं और दूसरा पादपों में भी जीवों के द्वारा स्थिरीकरण किया जाता है। कुछ प्लांट जो जिनमें लेग्यूमिनेसी कुल के पादप, जिसके अंतर्गत उनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, या प्रोटीन एक पादप दाल वाले जो प्लांट हैं उनकी जड़ों में जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। राइजोबियम है, नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोबैक्टर, ये जैव सूक्ष्म जीव हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। ये जैवीय स्थिरीकरण के द्वारा नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करते हैं। उसी तरह भूमि में नाइट्रोजन, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन जीवाणुओं में, जो प्रकृति में पाए जाने वाले जीवाणुओं के द्वारा विनाइट्रीकरण के द्वारा भूमि में संग्रहित हो जाते हैं। उसी तरह जैविक स्थिरीकरण के द्वारा से वापस भूमि में आ जाते हैं, और त्वरित बिजली के द्वारा भी भूमि में आते हैं। विनाइट्रीकरण की स्थिति में, विनाइट्रीकरण से मतलब है नाइट्रोजन का पुनः अपघटित करके नाइट्रोजन में वापस लाते हैं। तो वायुमंडल में वापस नाइट्रोजन विनाइट्रीकरण जीवाणु के द्वारा ये वायुमंडल में वापस आता है। तो जैविक स्थिरीकरण के द्वारा, त्वरित बिजलियों के द्वारा ये भूमि में नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में संग्रहित होते हैं। इस संग्रहित नाइट्रेट और नाइट्राइट पादप अपने जैविक कार्यों में प्रोटीन निर्माण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इस तरह से पादपों में बने प्रोटीन या नाइट्रोजनित पदार्थ ये जंतुओं के शरीर में या उपभोक्ताओं में पहुंचते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, इस तरह क्रमशः ये जंतुओं में पहुंचते हैं। और जब इन सभी जीवों का मृत्यु होता है, पादप और जंतु की मृत्यु होने के पश्चात पुनः भूमि पर नाइट्रेट के रूप में वापस आ जाते हैं। तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेने वाले जीवाणुओं के द्वारा पूर्ण होता है, जिससे ये जीव में जैव घटक और अजैव घटक के बीच एक चक्र के रूप में चलता रहता है। इसी तरह हम देखते हैं दूसरे जो तत्व हैं, जैव भूगर्भ चक्र के आधार पर, जिसके अंतर्गत दूसरा जो खनिज चक्र के रूप में है फास्फेट, ये फास्फेट अणु वातावरण से ये पौधे फास्फेट के रूप में प्राप्त करते हैं। संपूर्ण पदार्थ फास्फेट के रूप में प्राप्त होता है और ये सबसे मुख्य रूप से ऊर्जा स्रोत के रूप में ये काम करते हैं। एटीपी, एडीपी का निर्माण इस फास्फेट अणु से प्राप्त होता है। तो सल्फर फास्फेट अणुओं के रूप में प्रकृति में उपस्थित होते हैं, जिसका उपयोग पौधे अपने जैविक कार्यों में करते हैं, जिसमें पादपों में पृथ्वी और समुद्र में फास्फेट के रूप में उपस्थित होता है। सबसे पहले जो सल्फर चक्र है, ये सल्फर चक्र के अंतर्गत सल्फर वातावरण में सल्फेट आयन के रूप में उपस्थित होते हैं, समुद्र में और भूमि में। समुद्र, भूमि में ये सल्फेट के रूप में
उपस्थित होते हैं। इन सल्फेट का उपयोग जीव, पौधे अवशोषित करते हैं। पादप, जितने भी स्थलीय पादप हैं या समुद्री पादप हैं, ये सभी स्थलीय पौधे और समुद्री, स्थलीय पौधे और समुद्री पौधे ये सल्फेट आयनों के रूप में ग्रहण करते हैं। ये सल्फेट आयन ये स्थलीय पादप या स्थलीय जंतुओं के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। स्थलीय पादप को खाने वाले जो स्थलीय जंतु हैं, स्थलीय जंतु और समुद्री जंतु, सल्फेट आयन के रूप में स्थलीय में पाए जाने वाले स्थलीय पादप या समुद्री पादप में ये अवशोषित कर लिए जाते हैं और ये संग्रहित जो सल्फर तत्व है ये स्थलीय जंतुओं और समुद्री जंतुओं के द्वारा भोजन के माध्यम से ये जंतुओं में पहुंचते हैं। इस तरह से ये जब ये अपने जीव अपने कवच के रूप में निर्माण करते हैं, कोरल्स जीवों में कवच के रूप में और कुछ जीव कोरल्स के रूप में ये सल्फेट आयन के रूप में उपस्थित होते हैं। इसी तरह सल्फेट अणुओं के रूप में, आयंस के रूप में मलमूत्र के द्वारा वापस भूमि पर आ जाते हैं। जंतुओं की मलमूत्र से वापस सल्फेट आयन के रूप में वापस आ जाते हैं। फिर इस तरह से जब इनकी मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद अपघटकों के माध्यम से अपघटित हो जाते हैं। मृत्यु और अपघटक से होता हुआ पुनः भूमि पर सल्फेट आयन के रूप में उपस्थित होते हैं। जीवों को कृत्रिम रूप से सल्फेट अणुओं को दिया जाता है, कृत्रिम रूप से सल्फेट पदार्थ दिए जाते हैं जिससे उनकी वृद्धि और विकास हो सके। कृत्रिम पदार्थ के रूप में समुद्री या भूमि में फॉस्फेट अणुओं के रूप में दिए जाते हैं। कुछ पदार्थ वाहित पदार्थ के रूप में मुक्त होते हैं जो सल्फेट अणुओं के रूप में, वाहित पदार्थों के रूप में बाहर मुक्त होते हैं। तो इस तरह से समुद्र और भूमि में पाए जाने वाले जो सल्फर है ये सल्फेट अणुओं के रूप में उपस्थित होते हैं। इन सल्फेट का उपयोग पौधे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भूमि से या जल से प्राप्त करते हैं और अपनी जैविक क्रियाओं में इनका उपयोग करते हैं। तो एटीपी निर्माण के लिए सल्फर की आवश्यकता होती है। इससे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट का निर्माण होता है, एटीपी। इसी तरह कई महत्वपूर्ण फास्फोलिपिड के निर्माण में आवश्यक होते हैं। स्थलीय पादप में पहुंचने के बाद इनका उपयोग स्थलीय जंतुओं के द्वारा या समुद्री जंतुओं के द्वारा कर लिया जाता है। तो ये सल्फर कहाँ पहुंच जाते हैं? जंतुओं में पहुंच जाते हैं। जंतुओं से फिर जब इनकी मृत्यु होती है तो पुनः ये वापस भूमि में सल्फर अणु आ जाते हैं। कुछ जंतुओं के कवच या कुछ जंतु कोरल्स जो होते हैं सल्फेट अणुओं के रूप में उपस्थित होते हैं। जंतुओं के मलमूत्र में भी सल्फेट आयन उपस्थित होता है। ये भी उत्सर्जन के बाद ये भूमि में वापस आ जाते हैं। सभी जंतु और जो समुद्री जंतु या स्थलीय जंतु हैं इनकी जब मृत्यु होती है तो अपघटकों के द्वारा यहाँ जो उपस्थित सल्फर आयन है ये वापस सल्फेट के रूप में भूमि में आ जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो तत्व सल्फर है ये जैव घटकों से अजैव घटकों तक वापस आता है और यह क्रम क्रमशः चलते रहता है। अजैव से जीव में पहुंच जाता है, जीव से फिर पुनः अजैव घटकों के रूप में
वापस आता है। तो इस तरह से हम चक्र के माध्यम से तत्वों का पुनः वापस आना, चक्र के द्वारा पूरे पदार्थ या तत्व जैव और अजैव घटकों के रूप में ये चक्र के रूप में घूमते रहते हैं। जब इनकी आवश्यकता होती है तो वातावरण से लेते हैं, वातावरण से लेने के बाद जीवों में पहुंचता है, जीवों से फिर उपभोक्ताओं से फिर जब इनकी मृत्यु होती है तो अपघटकों के द्वारा पुनः अपघटित कर लिए जाते हैं और फिर से भूमि या वातावरण में मुक्त कर दिए जाते हैं। तो मुक्त हुए पदार्थ या तत्व ये फिर से दूसरे जीवों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। तो इस तरह से चक्रीकरण में पादपों के लिए, जंतुओं के लिए विभिन्न जो आवश्यक तत्व हैं ये चक्रों के माध्यम से पूर्ण होता रहता है। इस तरह से ये तत्वों की नियमितता बनी रहती है और इनका एक संतुलन बना रहता है जो प्रकृति में एक निश्चित या संतुलित मात्रा में उपस्थित है। अगर इनका चक्रीकरण नहीं होता तो पदार्थ की कमी हो जाती, जीवों का विकास, इनकी वृद्धियां रुक जाती है। तो इस तरह से पदार्थों का चक्रीकरण होना बहुत ही आवश्यक है और इन चक्रीकरण में मुख्य रूप से मुख्य भूमिका जो निभाते हैं अपघटक होते हैं, जो ज्यादातर ये पूर्णतः वापस प्रकृति में वापस लाते हैं। तो इस तरह से ये चक्रीकरण के द्वारा हम जीवों के विभिन्न जो आवश्यक तत्व हैं इनके बारे में अध्ययन करते हैं या चक्रों के माध्यम से बताते हैं कि किस तरह से तत्व वापस प्रकृति में आते हैं और फिर से जीवों में पहुंचते हैं, जीव से अजैव की ओर फिर सजीव की ओर क्रमशः ये चक्र चलता रहता है। इसके बाद हम देखते हैं वातावरण में प्राकृतिक असंतुलन। वातावरण में प्राकृतिक असंतुलन विभिन्न जीवों की आवश्यकताओं की पूर्ति से अधिक पदार्थों का उपयोग करने से या उनका दोहन करने से संकट की स्थितियां उत्पन्न होती जा रही। तो इसमें प्रकृति रूप से प्रत्येक जैव और अजैव घटक एक पारस्परिक रूप से क्रिया करके संतुलन की स्थिति बनाए रखते हैं। इन